हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पढ़ेंगे। तो मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं? मानव भूगोल भूगोल का मतलब क्या है? प्राकृतिक चीज़ें जैसे पेड़ पौधा, मिट्टी, नदी नहर, ये सारी चीज़ें। अब इसमें मानव क्या है? इंसान। इसका मतलब बहुत सरलता से यही है कि इंसान क्या क्या बनाता है। जैसे घर हो गया, गांव हो गया, शहर हो गए, सड़कें हो गई, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें। यही है मानव भूगोल। वह विज्ञान है जो भौतिक पर्यावरण मतलब प्राकृतिक चीज़ें, पेड़ पौधा, नदी नहर, ये सारी चीज़ें, और मानवीय जगत मतलब हम इंसान के बीच के बदलते संबंधों का अध्ययन करता है। हमारे बीच में क्या संबंध बदल रहे हैं, आपको वो देखना है। जैसे अभी रुकिए, सरल शब्दों में पृथ्वी पर जो कुछ भी इंसान द्वारा बनाया गया है, जैसे घर, गांव, शहर, सड़कें, खेत, ठीक है। अब क्या प्राकृतिक चीज़ें क्या है? आप चीज़ें बो सकते हैं, केले बो सकते हैं, हर तरह के अनाज बो सकते हैं, ठीक है, और उससे ही खेत बो के खाने वगैरह के लिए चीज़ें होती है, ठीक है। यही सारी चीज़ें वो मानव भूगोल के अंदर आता है कि क्या करा है, मानव ने बनाई है चीज़ें। भूगोल बेटा एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी स्थिर नहीं है। जैसे देखा जाए, हम भी पृथ्वी मतलब प्रकृति के अनुसार ढलते हैं। जब ठंड आती है तो कोई भी गर्मी के कपड़े नहीं पहन सकता, ठीक है, हमें प्रकृति के अनुसार ढलना ही पड़ता है। हम ठंड के कपड़े पहनेंगे, तो जब गर्मी आती है तो कोई भी इंसान वो नहीं पहन सकता, क्या बोलते हैं, स्वेटर वगैरह, क्योंकि जब गर्मी का मौसम आ गया तो आपको वो पहनना होगा, मतलब नॉर्मल कपड़े पहनो, ठीक है। तो यही है, गर्मी के टाइम हम लोग अलग रहते हैं, ठंड के टाइम हमें अलग कपड़े पहनने होते हैं, अलग तरह की चीज़ें खानी होती है। जैसे ठंड में हम ज़्यादातर मूंगफली वगैरह खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, गुड़ वगैरह। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, जो मानव चीज़ें बनाता है, उसके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति का उपयोग करता है। जैसे खाने पीने के लिए हम लोग प्रकृति का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? पर्यावरण से। नदियों से पानी निकालने के लिए। और प्रकृति कैसे इंसानों के जीवन को प्रभावित करती है? प्रकृति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? हमारे जितना भी खान पान की ज़्यादा जो चीज़ें होती है, देखा जाए तो सब्जियां वगैरह, फल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उगाते हैं, ठीक है, और हम मौसम के अनुसार खुद को ढालते हैं। जैसे ठंडी आई वैसे कपड़े, जैसे गर्मी आई उस तरह के कपड़े, ठीक है। मानव का प्राकृतिकरण निश्चयवाद, ये क्या है? आदिम काल का टाइम है, स्टार्टिंग का एकदम, कि जब स्टार्टिंग में जो मनुष्य था, मतलब जब हम लोग थे स्टार्टिंग में, तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे मानव कैसे थे? मानव का प्रकृतिकरण उस स्थिति को कहते हैं जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर निर्भर था। जैसे ठंड आती, मतलब जैसे बारिश वगैरह हो रही है, ठीक है, तो उन्हें क्या लगता था स्टार्टिंग में जो मानव थे कि मतलब प्रकृति गुस्सा हो गई है एक तरह से, या वो उनकी पूजा करते थे प्रकृति की, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें हुई तब मनुष्य ने निर्माण किया है, जैसे छाता बनाना और भी सारी चीज़ें। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में क्या था, हम लोग प्रकृति के नियमों को ही पालन करते थे आदिम काल में। पुराने समय में जब इंसानों के पास तकनीकी नहीं थी, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी किसी भी तरह की, तब वे प्रकृति से डरते थे। जैसे शाम होती है, रात होती है, ठीक है, 7-8 बजे के टाइम आप लोग लाइट जला लेते हो। लेकिन जब लाइट नहीं थी तब वो जलाते होगे मोमबत्ती वगैरह। लेकिन जब मोमबत्ती भी नहीं थी तब क्या था? तब जैसे ही रात होती है उससे पहले खान पान, मतलब खाना पीना खा के सोने चले जाते, ऐसे में था, ठीक है। ऐसे ही जो नदी वगैरह उससे पानी, अभी क्या है, अगर नदी हो ना हो, आरओ वगैरह से पानी पियो, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अभी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी, स्टार्टिंग की चीज़ें, और उसकी पूजा करता था, प्रकृति की ही पूजा करी जाती थी। इस अवस्था में प्रकृति बहुत शक्तिशाली थी और इंसान उसका दास था। मतलब कैसा भी मौसम है, कैसा भी कुछ हो, इंसान प्रकृति की चीज़ों को ही फॉलो करता था। इंसान वही काम करता था जो प्रकृति उसे करने देती थी। जैसे जंगलों से फल इकट्ठा करना, कोई भी पेड़ है वहाँ पे आम लगा है, केला लगा है, उसके फल इकट्ठे करके खाना, ठीक है, या शिकार करना,
कोई भी जैसे खाने पीने के लिए क्या था स्टार्टिंग के टाइम पे कि शिकार करके खान पान हो रहा है, या फिर जो फल वगैरह उगे हैं उन सब से खान पान हो रहा है, ये सारी चीज़ें थी। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसे में मनुष्य की अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, वही सिर्फ प्रकृति की सुंदरता, मतलब जैसा प्रकृति कह रही है उसी तरह से चीज़ें करनी होती थी। जैसे बारिश हो गई तो वो उसको पाप समझता था कि मतलब प्रकृति गुस्सा हो गई है इसलिए बारिश हो रही है। प्रकृति का मानवीकरण मतलब संभववाद से क्या अभिप्राय है? अब हम इसका आंसर देखते हैं। जैसे समय बीता इंसानों ने तकनीक का विकास किया, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास किया, और प्रकृति के नियमों को समझना शुरू किया। जो प्रकृति के जो नियम थे उन सारी चीज़ों को समझना, जैसे खेत वगैरह जो जिससे बनते हैं, खेत वगैरह को समझा, ये सारी चीज़ें समझी। जब इंसान प्रकृति के बंधनों को तोड़कर अपनी सुविधाओं के अनुसार बदलाव करने लगा तो उसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, कि इंसान में बदलाव आ रहा था। ठीक है, जैसे वो चीज़ें बनाने लग गया, छाता वगैरह बनाने लग गया कि बारिश हो रही है तो ऐसे बना लो छाता वगैरह, तो हम बारिश में भी चल बल सकते हैं। अब इंसान प्रकृति का गुलाम नहीं रहा, बल्कि उसने संभावनाएं पैदा करी कि प्रकृति कैसे भी, जैसे जब ठंड आती है तो आप ये थोड़ी कि आप घर में पढ़े रहते हो, उस टाइम पर भी आप पढ़ने जाते हो स्कूल वगैरह में। ठीक है, उस टाइम पर भी चीज़ें हो रही होती है। कैसी चीज़ें हो रही होती है कि वैसे कपड़े हैं आपके पास, ठीक है, वैसा आपकी जुराब वगैरह है, टोपी वगैरह है, आप आग जला के बैठ सकते हो, आप हीटर से अपने आप को गर्म कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर होने स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे जब मनुष्य पहले तो पर्यावरणीय निश्चयवाद में गया कि कुछ नहीं पता था, प्रकृति के नियमों से खुद को ढाल रहा था। धीरे धीरे जब संभववाद आया, जिसे हम संभववाद कहते हैं, जब मानव ने प्रकृति की चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट करा और उसके नियमों से डरता नहीं था, उसके लिए संभावनाएं पैदा करी कि मतलब मैं क्या क्या बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए गर्मियों से बचने के लिए हमने एयर कंडीशनर, AC बनाया, नदियों पर बांध बनाकर बिजली पैदा की और पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए। ये पहाड़ है, इसे काट के यहाँ से सड़क बनाना, क्योंकि मानव भूगोल अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो इसमें क्या था, सड़क बनाना, खेत शहर बनाना, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, नदी जो नदियाँ उस ऊपर बांध बनाया गया, मतलब AC बनाया गया, ये सारी चीज़ें। मानव भूगोल के मुख्य विषय क्षेत्र और उपक्षेत्र, उपक्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल का दायरा बहुत बड़ा है। मानव भूगोल मतलब हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि ये इंसान के हर काम से जुड़ा हुआ है, इंसान हमारे हर काम से जुड़ा हुआ, शहर जुड़ा है, सड़क पे सब चलते हैं। ठीक है, खेत। इसके मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है। जैसे सामाजिक भूगोल, फर्स्ट सामाजिक है, व्यवहारिक है, नगरीय है, राजनीतिक है, जनसंख्या है और आर्थिक भूगोल है। सामाजिक भूगोल क्या है? फर्स्ट ये समाज और लोगों के रहन सहन का अध्ययन करता है। सामाजिक से ही पता चल गया समाज की चीज़ें। ठीक है, इसके उपक्षेत्रों में व्यवहारवादी भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल आते हैं। समाज में क्या है? सांस्कृतिक भूगोल, जैसे सांस्कृतिक की चीज़ें है ना। अब भारत क्या है, अब हमने पॉलिटिकल में भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, भारत में काफ़ी संस्कृति है, मतलब काफ़ी अनेक संस्कृति के लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। कैसा व्यवहार समाज में किया जाता है, कैसा व्यवहार आप इंसानों के बीच करते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच करते हैं, वो आते हैं सामाजिक भूगोल में। ठीक है, रहन सहन किस तरह का आपका रहन सहन है वो सामाजिक भूगोल में आता है। नगरीय भूगोल मतलब शहरों की बनावट कैसी है, ये सारी चीज़ें, कहाँ पे क्या विकास हो रहा है, कहाँ पे क्या समस्या आ रही है। ठीक है, कोई से नगर में कहाँ पानी नहीं आ रहा, कहाँ की सड़क कैसी है, ये सारी चीज़ें नगरीय भूगोल। राजनीतिक भूगोल ये देशों की सीमा है, चुनाव, सरकार, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये राजनीतिक में आती है। राजनीतिक का आपको पता होगा, नेता वगैरह जो सारी चीज़ें होती है, देश की सीमाएँ, सैनिक, ठीक है, सैनिक वगैरह भी आती है, पुलिस वगैरह भी आती है देखा जाए तो। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, चुनाव, सरकारों के भौगोलिक प्रभाव को दिखाता है। जनसंख्या भूगोल, अब जनसंख्या क्या है, लोगों की संख्या, जन मतलब जनता, संख्या मतलब गिनती, एक तरह से संख्या गिनती होती है और जनता ही है भूगोल। इसमें लोगों की संख्या मतलब हमारी संख्या कितनी है, हम लोग कितनी मात्रा में, उनके जन्म मरण का मतलब क्या है, कितने जन्म दर, मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, और प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है जनसंख्या भूगोल में। एक मिनट,
एक जगह से, जैसे देखिए अब ये दिल्ली है, एक मिनट, ये दिल्ली है, ये गाँव है। अब कोई गाँव का बच्चा है, अब उसे पढ़ना है, ठीक है, अब वो दिल्ली चला गया। अब आप मान के चलिए, ठीक है, दिल्ली के अंदर अब क्या हुआ, ये प्रवास हुआ है ना। अब या फिर यही मानो कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, तो यहाँ के कोई बच्चे यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो यहाँ की क्या हो रही है, यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। तो वही आता है, जनसंख्या में जन्म मरण भी आता है और प्रवास भी आता है कि बहुत लोग, जैसे पहाड़ी क्षेत्र पे कम लोग बसते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब चाहे बाढ़ आ सकती है, देखा जाए तो, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे यहाँ के लोग छोड़ के जहाँ पे समतल चीज़ें होती है, जहाँ पे पानी भी हो, ठीक है, जहाँ पे सड़क वगैरह भी हो, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो वो क्या होता है, वो प्रवास होता है कि हम अपने स्थान को छोड़ के कहीं और स्थान पे जाके बसना पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भी आती है जिनसे भूगोल में। आर्थिक भूगोल ये है कि इंसान पैसा कितना कमाता है, जैसे खेती, उद्योग, व्यापार, पर्यटन व्यापार क्या है, बिजनेस देखा जाए तो। उद्योग, फैक्ट्री वगैरह से कितने पैसे आ रहे हैं, कृषि किसानी वगैरह से कितने पैसे आ रहे हैं, खेती करके कितने पैसे आ रहे हैं, व्यापार, हर का अलग अलग अपने अपने व्यापार होता है। कोई फैक्ट्री चला रहा है अपनी, ठीक है, कोई एजुकेशन की चीज़ें चला रहा है, ठीक है, ट्यूशन क्लास खोला हुआ है, कोई मेडिकल मतलब कि पढ़ाई करके खुद का क्लिनिक खोल देता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पर्यटन मतलब यहाँ से दूसरे, जैसे पर्यटन से क्या होता है, एक मिनट, ये तुमने बताया नहीं। तो पर्यटन क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अब वो यहाँ पे गया पढ़ाई के लिए या बसने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे जो होटल्स वगैरह हो गए जहाँ पर वो रुकेगा, तो क्या होगा, वो पैसे देगा एक तरह से। तो वहाँ के जो लोग होंगे वो पैसे कमा रहे उस चीज़ से, है ना। कि आप कहीं घूमने जब जाते हैं, जैसे आप धार्मिक स्थल पे घूमने गए, ठीक है, जहाँ पे आप धार्मिक स्थल पे घूमने जाएगी, मंदिर वगैरह पे, तो वहाँ पे जो ऑटो वगैरह को जब आप पैसे देते हैं, उसी से कमाई, मतलब घूमने से जो पैसे पे कमाई नहीं आती, वही सारी चीज़ें होती है पर्यटन। क्या हम घूमने के लिए चीज़ें करते हैं। आप कहीं पर भी, जैसे कोई सांस्कृतिक जगह, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, ठीक है, तो जो वो पैसे कमाते हैं, उसे क्या, ऑटो वगैरह वाले, उसे पर्यटन कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, ये मैंने बताया स्टार्टिंग की चीज़ें। पर्यावरणीय निश्चयवाद मानव भूगोल की सबसे पुरानी विचारधारा है। इसके मुख्य बिंदु प्रकृति की प्रधानता, मतलब प्रकृति ही सब कुछ थी इस टाइम पे। इस सोच के अनुसार प्रकृति सबसे शक्तिशाली है। इंसान की हर गतिविधि, जैसे उसका खाना पहनना, खाना बनाना, खाना खाना, पहनना, क्या उसका पहनना था, रहना, ये प्रकृति तय करती थी, ठीक है, प्रकृति ही तय करती है, इंसान कुछ तय नहीं करता था स्टार्टिंग में। आदिम अवस्था, ये सबसे आदिम अवस्था है। यह उस समय की बात है जब मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। वह प्रकृति के नियमों को नहीं समझता था, इसलिए वह प्रकृति से डरता था। वह प्रकृति के, मतलब उन्हें ये नहीं पता होता कि ठंड के बाद गर्मी आती है, ठंड के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद वो बारिश वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें नहीं पता था उनको। वो होता कि अच्छा बारिश हो रही है, तो मतलब आज कोई पाप हुआ है इसलिए बारिश हो रही है, ठीक है, ऐसे बहुत समझते थे। और उस चीज़ है उससे डरते थे, जैसे बारिश हो गई तो कहीं पे दुबक जाना, जैसे वो गीले वीले ना हो। प्रकृति की पूजा, मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह सूरज के लिए, वर्षा, अग्नि और वायु जैसे प्राकृतिक तत्वों की पूजा करता था। वो हर चीज़ की पूजा करते थे। अग्नि की, जो उन्हें आग दे रहे हैं, ठीक है, वायु की, वर्षा की और सूर्य की। मानव का प्रकृतिकरण, इसे मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान प्रकृति का दास या गुलाम बनकर रहता था। यह हर चीज़ें प्रकृति के अनुसार ही हो रही थी इस टाइम पे। खुद के बाद टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं थी। ये आप कभी किस क्वेश्चन में करेंगे, मानव का प्राकृतिकरण में करेंगे और पर्यावरणीय निश्चयवाद में करेंगे। प्राचीन काल में आदिवासियों का वनों में रहना, आदिवासी कहाँ रहते थे, ये तो बहुतों को पता होगा, वन में रहते, मतलब जंगल में रहते थे, और पूरी तरह से बारिश या जंगली फलों पर निर्भर रहना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी के टाइम पर भी कहीं आदिवासी होंगे जो जंगल में रहते हैं और जंगल के फल वगैरह है उस पर निर्भर है, उनका खुद का कुछ खाना पीना, ये सारी चीज़ें नहीं है। संभववाद वह विचारधारा है जो इंसान की शक्ति और उसकी बुद्धि पर जोर देती है। स्टार्टिंग अभी संभववाद हमने देखा था, उसमें क्या था कि
इस टाइम पे टेक्नोलॉजी वगैरह आई थी। मानव की प्रधानता, उस पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या है कि प्रकृति की प्रधानता है, इसमें क्या है मानव की है। इस सोच के अनुसार इंसान प्रकृति का गुलाम नहीं है, वह अपनी बुद्धि और तकनीक से प्रकृति में बदलाव कर सकता है। मानव के अंदर बुद्धि थी, जैसे 2 ईंटें घिस कर आग जला देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और सारी चीज़ें निर्माण करना, छाता बनाना बारिश के लिए, एसी वगैरह बनाना। संभावनाओं का जन्म संभववाद कहते हैं। संभववाद से संभव, ये भी आप देख सकते हैं कि प्रकृति हमें केवल अवसर देती है और इंसान उन अवसरों का उपयोग करके अपनी सुविधाएं खुद बनाता है। प्रकृति क्या अवसर दे रही है, जैसे बारिश होना, जैसे बहुत सारी फसल होती है जो बारिश के टाइम उगती है, बहुत सारी फसल होती है जो ठंड के टाइम उगती है, सरसों वगैरह ठंड के टाइम उगते हैं, ये सारी चीज़ें प्रकृति हमें अवसर दे रही है, और ये सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं इंसान। तकनीक का विकास, जैसे जैसे मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी को समझा, मतलब मनुष्य ने प्राकृतिक के विज्ञान को समझा कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, टेक्नोलॉजी को समझा, उसने कठिन जगहों को भी अपने रहने लायक बना लिया, ठीक है। जैसे बारिश वगैरह हो गई है तो वो कुछ अपने सर पे रख के उससे बच सकता है, झोपड़ी वगैरह बना सकता है, 2 ईंटें जला के वो क्या बोलते हैं आग निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें हो गई थी। प्रकृति का मानवीकरण, इसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं क्योंकि इंसान ने प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ दी है। पहाड़ों को काट के रास्ते बनाना, रेगिस्तान में सिंचाई करके खेती करना और समुद्र के बीच बड़े बड़े शहर और पुल बनवाना। जैसे समुंदर है तो इसे आप डाककर तो जा नहीं सकते, ऊपर पुल बना दिए, ठीक है। रेगिस्तान वगैरह सिंचाई करके वहाँ पे खेती करके चीज़ें उग रही है, ठीक है। पहाड़ों को काट कर वो बनाए, रास्ता बना दिया। अब आखिरी क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आते ही है, नव निश्चयवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये एकदम अभी की है, ग्रिफिथ टेलर ने इसे दिया है। ये निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्यम मार्ग है, मिडल पाथ, ठीक है ना। हम इसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद की तरह एकदम ही प्रकृति पर निर्भर है, ना इसमें हम एकदम ही प्रकृति का नुकसान करते हैं। इसमें क्या है कि प्रकृति को ध्यान में रखे मनुष्य को चीज़ें करनी चाहिए, ये नहीं कि जैसे बार बार पेड़ पौधे काट काट के बिल्डिंग वगैरह बना दो, इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाएगी, ठीक है। और प्रकृति का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। बीच का रास्ता, ये विचारधारा मानती है कि ना तो प्रकृति पूरी तरह से मालिक है और ना ही इंसान प्रकृति का विजेता है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। जैसे हमने मानव का भूगोल फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जब ठंड आती है तो हम ठंड के अनुसार ढलते हैं, जब गर्मी आती है हम गर्मी के अनुसार ढलते हैं। तो इसमें साफ सीधा यही है कि ना प्रकृति ही पूरी तरह मालिक है, ना ही हम ही सब कुछ है। ट्रैफिक लाइट का नियम, ग्रिफिथ टेलर ने इसे ट्रैफिक लाइट के उदाहरण से समझाया। जैसे सड़क पर लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है, जैसे लाल बत्ती जली, वो जो भी ऑटो आ रहा है, जो भी वो बाइक आ रही है, सबको पता चल जाता है अभी हमें रुकना है। वैसे ही अगर विकास से प्रकृति का नुकसान हो रहा है, जैसे अगर हम लोग अपने उसके लिए, जैसे हम लोग ये है जंगल है, ठीक है, अब हम इसे काट के वो बनाए फैक्ट्री, यहाँ पे रोज़गार आएगा, ठीक है। अब इसमें एक नुकसान होगा कि आप प्रकृति का बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर देगा, और ज़्यादा ही प्रकृति का नुकसान होगा तो खेती वगैरह, जानवर वगैरह, ये सारी चीज़ें जाती जाएगी, ठीक है। तो इनको भी हमें देखना है। प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो हमें रुक जाना चाहिए, हमें प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए। रुको और जाओ, ये भी ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। जब प्रकृति को पहुंचाया गया नुकसान, जैसे प्रदूषण, ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग ठीक हो जाए और पर्यावरण फिर से सुरक्षित हो जाए, जो प्राकृतिक है, जो पर्यावरण है वो फिर से सुरक्षित हो जाए, तभी हमें आगे का विकास करना चाहिए। इसलिए इसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं। इसमें क्या कि नव निश्चयवाद में कि हमें प्रकृति की चीज़ों को देखना चाहिए, ये नहीं कि उनका नुकसान करना। जैसे काफ़ी जगह होता है ना, पेड़ वगैरह काटो, घर बनाना, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी उतनी ही ज़रूरी है और हमारी चीज़ें हैं वो तक ज़रूरी है, ठीक है। अब सतत विकास क्या है, हमें आगे की पीढ़ियों का देखना है। ये नहीं आपके पास अभी पानी है तो आप सारा पानी गिरा दो, है ना। हमें आगे की पीढ़ी में, तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे, इन सारी चीज़ों के लिए सोचना है। ये नहीं कि नदी है तो नदी को जाके गंदा करा, ठीक है। हमें ये देखना है कि जो नदी वगैरह है, ठीक है, उसका हम लोग कैसे यूज़ करें कि वो आगे भी चल पाए। नहर वगैरह हो गई, खेती वगैरह हो गई, और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो वो कैसे होगा, क्या बोलते हैं, खेती वगैरह कैसे होगी।
खेती वगैरह नहीं होगी तो हम लोग क्या खाएंगे, क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लो, आपके पास खाने के लिए फल सब्जी ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप क्या खाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, पानी देखो। सतत विकास की सोच हमें सिखाती है कि हम विकास तो करें, लेकिन इस तरह से कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे, कि हमें विकास करना चाहिए लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी का भी देखना चाहिए। और इसमें क्या है, जैसे आप कितने भी मानव भूगोल में कितने भी हर कोई चीज़ें कर ले, लेकिन अगर पर्यावरण गंदा हो गया, जैसे नदी वगैरह काफ़ी गंदी हो गई मानो, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास पीने का पानी रहेगा ही नहीं, और पानी हर इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए पर्यावरण को भी हमें बचाना चाहिए, हमें अपने हिसाब से ये चीज़ें देखनी चाहिए। जब पर्यावरण प्रदूषित ना हो तब चीज़ें करें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ें करें कि उन तक भी संसाधन बचे रहे। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। ये विचारधारा पर्यावरण के रक्षा के साथ साथ मानव विकास को संतुलित करने की बात करती है कि पर्यावरण की सुरक्षा भी हो और मानव विकास भी हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इन्हें अच्छे से रिवाइज ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।